नमस्कार, मैं आचार्य राम गोपाल दीक्षित। आज आपसे बात करूंगा एसिडिटी की। एसिडिटी जो इस एरिया में जलन पैदा कर देती है और खासकर बहुत बार व्यक्ति का गला पका रहता है और उसको लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, खांसी आती रहती है, गला खराब हो जाता है, जलन जलन जलन, घबराहट, ये सारी चीज़ें। एसिड लगता है आग लगी पूरे शरीर में, गर्मी गर्मी गर्मी, ऐसी स्थिति जो पैदा होती है। ऐसा भयंकर रोग जिसको हर व्यक्ति को जिंदगी में कभी न कभी खाने पीने की गलत प्रक्रिया के कारण एसिडिटी का सामना करना ही पड़ता है। तो ऐसे रोग जो हमारे खाने पीने से जुड़ा है, एसिडिटी पर हम करते हैं डिटेल में चर्चा। आज बात करेंगे एसिडिटी के लक्षण क्या होते हैं, एसिडिटी के कारण क्या होते हैं, एसिडिटी से कैसे बचाव किया जाए, एसिडिटी का ट्रीटमेंट कैसे करें और छोटी छोटी कौन सी सावधानियां हैं जिनको हम रखें, और क्या एसिडिटी से और भी अनेक सारी बीमारियां आने की संभावना होती है। तो ऐसे अनेक पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। पहले करते हैं एसिडिटी के लक्षण क्या होते हैं। तो एसिडिटी, एसिड, तो ये एसिड हमारे स्टमक एरिया में यहां बनता है, स्टमक में बनता है और बनना ही चाहिए। pH 3 और इससे नीचे हमारा एसिड जाना चाहिए, स्वाभाविक है। ये pH 1 तक हमारा एसिड जाना चाहिए। ये नॉर्मल प्रक्रिया है और नॉर्मल प्रक्रिया ठीक ना होने के कारण से ही एसिडिटी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे पेट में अफारा हो जाएगा, ये जगह हमेशा भारी भारी लगेगी, थोड़े दिनों में तो जलन लगेगी, उसके बाद दर्द होने लगेगा, पता नहीं क्यों मेरी छाती में जलन होती है, छाती में मेरे दर्द होता है, चेस्ट बर्निंग होती है। और अगर एक डकार आई तो जो आपने खाना खाया था सारा बर्बाद, ऐसा बेस्वाद हो जाएगा, खट्टा खट्टा एकदम मुंह हो जाएगा, पूरा गला पका हुआ ऐसा लगेगा पता नहीं क्या जल गया, ऐसा हाल हो जाएगा। और जब थोड़ी और विकृत होना शुरू हो जाती है तो व्यक्ति को भयंकर पेन आना शुरू हो जाते हैं। खाना नहीं खाया तो पेन और खा लिया तो पेन। आधा समोसा खाने के बाद उसको लगता है समोसा तो मैं खा रहा हूं लेकिन इसके बाद मेरी जिंदगी मौत बराबर हो जाएगी, इतना भयंकर वो डरा हुआ रहता है। कुछ तला हुआ नहीं खा सकता, थोड़ा मीठा खा लेगा तो हो जाएगा, थोड़ा गर्म खा लेगा तो हो जाएगी, एसिडिटी होने लगती है। लेकिन शुरुआत के दिनों में जब ये एसिडिटी आती है तो व्यक्ति को खाली पेट रहना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, या पेट में भारीपन आना शुरू हो जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे जब ये बढ़ती है और जब अंदर अल्सर पैदा हो जाते हैं, स्टमक के अंदर घाव पैदा हो जाते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो वहां से हट जाती है, तब फिर थोड़ा खाते ही दर्द आ जाएगा, या फिर आपको थोड़ा खाली पेट हो गया तो भी आपको दर्द और जलन आ जाएगी। और इतना ही नहीं आएगा, यह दर्द पूरे शरीर के अंदर बर्निंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, पूरे शरीर के अंदर जलन जैसी पैदा होना शुरू हो जाती है। तलवों में जलन आ जाएगी, बाजुओं में जलन आ जाएगी, पीठ पे जलन होना शुरू हो जाएगी। तो एसिड के रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएंगे। और कैसे रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएंगे एसिड के मतलब जैसे आपको शूटिंग पेन होता है ना, शूटिंग पेन, ऐसा। फिर बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाने के बाद भी वह जलन खत्म नहीं होती है, क्योंकि अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन कम हो जाता है। उल्टी आना शुरू हो जाती है, बहुत बार उल्टे लोग पानी पी के उनको बार बार निकालना पड़ता है, खाना खाया है बाहर निकालना है, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त एसिडिटी हो रही है, जब तक वो पूरा नहीं निकाल देंगे तब तक उनको रिलैक्स नहीं होगा। चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, बुखार आना शुरू हो जाएगा, बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, मतलब कंपन होना शुरू हो जाएगा। ऐसे अनेक सारे सिम्टम्स एसिडिटी से जुड़े हुए रहते हैं। एसिडिटी बहुत खतरनाक रोग होता है। क्यों? खाने को पाचन करने के लिए यही स्टमक है, यही तो पचना है, और उसी के अंदर जो एसिड पचाने वाला है वही एसिड हमको जलाने का काम कर रहा है। ध्यान करना, जिंदगी नर्क बन जाती है। हम खाना चाहते हैं, इच्छा है, लेकिन हम खा नहीं पा रहे होते हैं। हमारी इच्छा होती है कोई हमको एक पूड़ी दे दे, हमारी इच्छा होती है कोई एक छोटा समोसा दे दे, हमारी महिलाओं की इच्छा हो रही है एक चलो गोलगप्पा खा कर आएंगे, और वो गोलगप्पा क्या खाया, शरीर गोलगप्पा हो गया, इतना भयंकर हालत हो जाती है। तो वो जिंदगी नरक हो जाती है ऐसे भयंकर एसिड के रोग से बचने के लिए। तो अब हम जानते हैं आखिर एसिडिटी के कारण क्या है, क्यों होती है एसिडिटी। भगवान ने तो हमको एसिड के लिए नहीं बनाया था, भगवान ने तो भोजन पचाने के लिए एसिड बनाया था, लेकिन आखिर यह भोजन हमारे पर, ये एसिड हमारे पर भारी क्यों पड़ गया। तो इसके कारण समझना, ये हमारा स्टमक है। स्टमक एक ऐसी थैलीनुमा है जिसके अंदर भोजन खाना खाने के बाद, चबाने के बाद
हमारे जो ये फूड पाइप है, इससे भोजन उसमें जाता है और 1.5 से 2.5 घंटे लगभग भोजन उसमें रहता है और उसमें एसिड बनता है जो उस एसिड भोजन को सड़ाने का काम करता है, उसको ब्रेक करने का काम करता है। ये नेचुरल प्रक्रिया है, ये होनी ही चाहिए। यही जठराग्नि है जो बननी चाहिए। अगर ये मंद अग्नि है तो रोग का कारण बनती है, गैस का कारण बनती है। अगर मंद अग्नि नहीं अच्छी है तो आपको सेहत देगी। तो यह जो एसिड जो स्टमक में बनता है, हमारे अनेक सारे छोटे छोटे कारणों से ये एसिड बनना कम हो जाता है और जो इसकी म्यूकस की दीवार है स्टमक के अंदर जो एसिड से हमको बचाती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और में से बड़ा कारण होता है टेंशन, तनाव। टेंशन एसिड को सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क करता है। दूसरी करती हैं दवाइयां, मेडिसिन, जैसे सभी पेन किलर्स एसिडिटी बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स एसिडिटी बनाते हैं, अस्थमा की बीमारी, अस्थमा की दवाइयां एसिडिटी बनाते हैं। यानी कोई भी दवाई ले लो, अल्टीमेटली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो बेड़ा गर्क करती है, तबाह करती है और वो एसिडिटी का कारण बन जाती है। इसीलिए ज्यादातर चिकित्सक कोई ना कोई एक ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे वो एसिड शांत रहे। अपनी दवा देने के साथ वो कहेंगे भैया इसको जरूर खाना, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी। तो दवाइयों के साइड इफेक्ट एसिडिटी का कारण बनते हैं। धूम्रपान एसिडिटी का कारण बनता है। जिन लोगों को स्मोकिंग की बड़ी आदत है, चाय कॉफी बड़े स्वाद से पीते हैं, आज मैंने 20 कॉफी पी, आज मैंने 6 कॉफी पी, 4 चाय पी, 8 चाय पी, 10 चाय पी। अरे मेरे भाई, ये एसिडिटी, आप ये जो चाय कॉफी है ये स्टमक के जो म्यूकस है उसको बर्बाद कर देती है। और हे माता बहनों, इस सारे देश की माता बहनें सुबह उठते ही बेड टी पीती हैं। बड़ा कारण है बेड टी। ये बेड टी शरीर के लिए बैड हो जाती है। वो अंदर जैसे चाय पीते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन को धोने का काम कर देती है, खत्म करने का काम करती है। और म्यूकस नहीं है तो एसिड बनेगा तो जलाएगा, क्योंकि 3 चीजें मिलकर के एसिड बनता है, एसिटिल कोलाइन, हिस्टामाइन और गैस्ट्रिन। एसिटिल कोलाइन और हिस्टामाइन, ये एसिटिल कोलाइन ब्रेन के सोचने मात्र से बनता है, गैस्ट्रिन भी सोचने से बनता है लेकिन वो स्टमक में वही फॉर्म हो रहा होता है। एसिटिल कोलाइन ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर है। चाय इसको धोने का काम करती है, कॉफी इसको धोने का काम करती है। इसलिए सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी। हाँ, कभी कभी चाय पी सकते हैं, कभी कभी कॉफी पी सकते हैं, कभी कभी तो हर गलती कर सकते हैं, लेकिन रूटीन अगर आपने बना लिया तो आपको रोग का कारण होगा। ऐसे ही और छोटी छोटी आदतें हैं जो एसिड को बर्बाद करती हैं। मैदे के प्रोडक्ट्स हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको तबाह करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को खत्म कर देते हैं। समय पर न खाना, भूख लगी थी खाना नहीं खाया, एसिड बना था, उसने दीवारों को गलाया, आगे निकल गया, हमने खाना नहीं खाया। बार बार ऐसा होने से स्टमक में जो एसिड बनने का प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी, तो म्यूकस कम हो जाएगा, और म्यूकस कम हो जाएगा तो एसिडिटी का कारण बनेगा। ऊपर की दीवार को जब सुराख हो जाते हैं, कारणों में आता है ऊपर की दीवार में सुराख यानी अल्सर हो जाते हैं, तो वो एसिडिटी का कारण बनते हैं। तो भोजन की नियमितता न होना, अनियमित भोजन होना, टेंशन होना, स्मोकिंग होना, मेडिसिन का साइड इफेक्ट और गलत लाइफस्टाइल्स, जिनमें से मैंने 3 चीज़ें आपको पहले भी बताई हैं। गैस के बारे में बताते समय, खाना खाने के बाद 3 घंटे से पहले अगर आप सेक्स करते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बीच में अगर आप नहाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आप एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाने, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एसिडिटी की तरफ टर्न करने का बहुत बड़ा कारण बनती है। और मॉर्निंग टी जिसके बारे में मैंने बताया, वो सब एसिडिटी आपको बर्बाद करता है। तो ऐसे छोटे छोटे एसिडिटी के ये कारण मैंने आपके साथ शेयर किए। और भी अनेक सारे कारण हैं जो एसिडिटी को बनाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन। एल्यूमिनियम के बर्तन में बना हुआ भोजन सबसे पहले स्टमक को खराब करता है, स्टमक में बर्बाद कर देता है। पेस्टिसाइड्स एसिड को खराब करके देते हैं। सिंथेटिक चीज़ें, जितनी भी सिंथेटिक हम जो खाना खाते हैं, कलर्स, जो हम कलर्स लेते हैं भोजन को बनाने में यूज़ करते हैं, वो लिखा तो जरूर होता है कि ये खाने योग्य है, नहीं, सिंथेटिक होने वाली चीज़ें नुकसान करती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स बर्बाद कर देती है। और नौजवान को, बच्चों को 2-3 चीज़ें बर्बाद कर रही हैं, खासकर कॉर्पोरेट जगत के अंदर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान करना।
जब हम खाना खाते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं, वो बर्गर पिज्जा लेने के बाद हमने कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, हमारे स्टमक का सारा मामला ध्वस्त कर देती है। और ये कॉमन बच्चों की आदत है। ऐसे सॉल्ट्स जो खासकर अजीनोमोटो और जो हमारे बच्चों के लिए नमकीन वगैरह में सॉल्ट्स डाले जाते हैं, जो हमारे टेस्ट बड्स को डेवलप करने का काम करते हैं, ये सभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बर्बाद करते हैं। छोटे छोटे बच्चे चिप्स खा रहे होते हैं, अलग अलग आर्टिफिशियल्स पैकेट में बनी हुई चीज़ें, वो सभी उनके लिए बहुत हानिकारक होती हैं। तो पेस्टिसाइड्स, एल्यूमिनियम की बर्तनों में बने हुए भोजन और ये छोटे छोटे बच्चों के लिए जो पैकेट वाले फूड्स, ये उनके लिए बर्बाद कर देते हैं, एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। तो इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों से हम निजात पाएँ और बचा के रखें अपने को। और एसिडिटी का निदान न्यूरोथेरेपी में बहुत अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है। कैसे कैसे होता है ट्रीटमेंट, कौन से सिम्टम्स पर कौन सा ट्रीटमेंट देना होगा, एसिडिटी को तुरंत कैसे कंट्रोल किया जाए, अल्सर को कैसे कंट्रोल में किया जाए, जीआरडी को कैसे कंट्रोल में किया जाए, गैस्ट्रो रिफ्लक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, शरीर में होने वाली जलन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में न्यूरोथेरेपी के डिटेल ट्रीटमेंट है, जिनके बारे में हम आपको सिखाएंगे कि शरीर का एसिड एल्कलाइन पीएच बैलेंस कैसे करें। तो आइए हम जानते हैं अब न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहाँ हमको प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियाँ हैं उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहाँ रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लेटने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, ध्यान रखिए, 1 बाय 1 उंगलियों पर हमको देना है। ये वाला, ये वाला और लास्ट में इस तरह 10 उंगलियों पर देना है। और उंगलियों के नाम हैं, ये है N1, N2, दोनों N3, ये दोनों N3, ये है N4, ये है N5। N4 का मतलब थर्ड टो, N4 का मतलब हो गया N4 का मतलब है थर्ड टो, और N5 का मतलब है राइट पैर की थर्ड टो, N6 का मतलब लेफ्ट पैर की फोर्थ टो, N7 का मतलब है राइट पैर की फोर्थ टो, और यह है लेफ्ट की OV1 लास्ट टो और राइट की OV2। इस तरह से इन टोज के नाम हैं। अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पॉइंट का नाम है FP1। कैसे देते हैं देखिए, इस वाले हाथ से इस पैर को अपने इन दो यानी अंगूठे और उंगली का ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। सबसे पहले अंगूठे को जड़ में जैसे हम नट कसते हैं उस तरह से पकड़ना और ट्विस्ट करना 1 2 3 4। 1 = 1 होता है, लेकिन इसको चारों दिशाओं में करना है। इधर भी किया और ऊपर नीचे भी इस तरह से 1 2 3 4। जैसे नीचे यहाँ किया, ठीक उसी प्रकार इस जॉइंट से ऊपर और लेकिन ये नाखून के जॉइंट से नीचे 1 2 3 4, और इसी तरह ऊपर नीचे 1 2 3 4। यही काम इस पैर पर किया, अंदर भी 1 2 3 4, ऊपर नीचे 1 2 3 4। इसके बाद फिर नेल के जॉइंट से नीचे, कभी कभी यहाँ पास हो जाता है 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 4 की जगह 20 बार भी हो सकता है हर एक, लेकिन मैं भी 1 = 1 है इसलिए 4 बार दिखा रहा हूँ, 4 टाइम दिखा रहा हूँ। अब ये टो
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जिनका पेट ठीक नहीं होता उनको इसमें दर्द होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी इधर वाली थर्ड टो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यही इधर भी अंदर उंगली लेकर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4। और ये देखिए उंगली मैंने ऐसे की, ऐसे 1 2 3 4। इसी प्रकार फोर्थ टो यहाँ स्पीड देंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे मैंने स्पीड में भी दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे लास्ट में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 by 1 करके ये हमने पॉइंट कंप्लीट किया। इसका नाम है FP1। पॉइंट का नाम है FP2। कैसे देते हैं देखिए, दोनों पैरों की पोजीशन यही रहेगी और अब हमारा हाथ ऐसे इन साइड में हमारे दोनों हाथ जाएंगे, लेफ्ट के साथ लेफ्ट, राइट। इनका जो रोगी का लेफ्ट है वो हमारे राइट हैंड में और जो उनका राइट है वो हमारे लेफ्ट हैंड में। कैसे जाएगा देखना, ध्यान करना। अभी हमने इन उंगलियों को नीचे ऐसे बारी बारी से दबाना है, ऐसे हमारा हाथ रहेगा। जब हम इसको देंगे तो हमारी ये उंगली इधर रहेगी, ये उंगली इधर रहेगी, 3 उंगलियां नीचे, और ये जो पार्ट है हमारा ये बिल्कुल सटा हुआ रहेगा। कैसे देना है देखिए, ये यहाँ अंगूठा रखा, अंगूठे के तीनों जॉइंट, हर उंगली के जॉइंट पर 1 2 और 3 जॉइंट को प्रेशर देते हुए आगे बढ़ना है। 1 2, आगे मोड़ते ले जाना है। 3 1 2 3, 1 2 3। ऐसे हमने किया। फिर इस पर आगे सपोर्ट देना है, रोकना नहीं है। 1 2 3, ये बिल्कुल सटना चाहिए और ऊपर न जाकर नीचे दबाव जाना चाहिए। यानी स्पेशली देखिए नीचे दबाव ऐसे जाएगा। तो कैसे किया, 1 2 and 3, घुटना मुड़ेगा नहीं, 1 2 and 3। ऐसे ही अगले टो को भी लेना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 and 3। इस प्रकार ये भी पैर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ बिल्कुल गैप नहीं है। हाथ रखने का तरीका यही है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसी प्रकार ये भी 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस प्रकार ये भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और इस तरह से लास्ट टो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ ध्यान करने की एक बात है कि हमने जब इस उंगली को ऐसे नीचे किया तब ये उंगली मुड़नी नहीं चाहिए। ये पूरा पंजा नीचे की तरफ ही दबना चाहिए, चाहे इस उंगली पर जाए चाहे किसी पर जाए। पंजा यहाँ से ऊपर नहीं मुड़े, नीचे ही आना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट है। हाँ, इसको मोड़ने में दर्द होता है, इसीलिए सपोर्ट के लिए इस उंगली को उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने इस उंगली को दबाया तो रोकना नहीं है, केवल उंगली की ग्रिप दी, बस ऐसे। इस तरह से दे सकते हैं। बाकी दर्द होता है शुरुआत में, थोड़ा होता है, सावधानी से करें।
ये था FP2। पॉइंट नंबर N3। N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहाँ पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहाँ से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहाँ पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहाँ देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया। दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहाँ पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार दे रहा हूँ, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिलो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। तो अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर 1 2 3 4
5 6। तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट LK1 कैसे देते देखिए। पिल्लों को तकिया को हमने शोल्डर जॉइंट के पास लगाया और इस तरह से बाजू को रखा। बाजू सीधी भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे बाजू रखनी है। दूसरा पिल्लो दोनों टांगों के बीच में और लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इधर। LK1 को हम राइट हैंड में देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे रहेगा प्रेशर देखिए। ये हमारे स्टैंड की पोजीशन। खड़े होने का तरीका, एड़ी जमीन पर, बायां पैर शोल्डर जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट पर नहीं, शोल्डर जॉइंट के पास हल्का सा शरीर से सटा हुआ, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, लेकिन उंगली भी नहीं आएंगी, पंजे की गद्दी आएगी। एड़ी पर वजन रखते हुए, अपना संतुलन लेते हुए ऐसे। दूसरा पैर जंघा पर लेकर जाएंगे। जंघा के शुरुआत वाले पॉइंट पर यहां हमने प्रेशर इनसाइड लेके जाना है, इधर नहीं, इनसाइड लेकर जाना है। अभी दोनों प्रेशर एक साथ नहीं डाले हैं मैंने, ध्यान करेंगे। ये अब सीधे खड़े होना और गिनना 1 2 3 4 5 6। हल्का सा एड़ी से पंजे को रिलीज किया और बीच में पॉइंट लेकर गए। यस, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन, पहले ये पैर हटाया फिर ये वाला पैर हटाया। ये था LK1। पॉइंट LK2 कैसे करना है देखिए। रोगी को राइट साइड करवट देके लेटाना, सिर के नीचे तकिया लगाना और लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री में दूसरे पैरों पर रखना, पिलो पर रखना। राइट लेग पूरी सीधी, पूरी स्ट्रेट। राइट में हिप जॉइंट से बराबर से, थाई जॉइंट के बराबर से नी जॉइंट पर 3 to 4 पॉइंट पर 2 to 3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। इधर प्रेशर दिया, इधर प्रेशर दिया, धीरे धीरे ये हो गया LK2। पूरा ऊपर से नीचे LK2 में 1 टाइम नीचे तक जाएगा। और अगर 2 LK2 है या 3 LK2 है तो 3 में यही काम 3 बार नीचे तक जाएगा। 3 बार का प्रेशर। ये पॉइंट हो गया LK2। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका। लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे। सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए। ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है AD1
AD1 कैसे देते हैं आओ मैं दिखाता हूँ। रोगी को सबसे पहले उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद उसके चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना और इस प्रकार से चिन बीच में रखने के बाद रोगी को ऐसे और हाथ नीचे की तरफ करके लेटाना। लेटाने के बाद पॉइंट अप्लाई करना है और किस जगह करना है तो हमारा जहां ये शोल्डर ब्लेड जहां ये खत्म होते हैं वहां से नीचे लगभग 6 अंगुल के बीच में हमको ट्रीटमेंट देना है। 3 जगह देना है, पहले यहां देना है 2 अंगुल पर, फिर 2 अंगुल पर और फिर 2 अंगुल पर। ऐसे इन हथेलियों की सहायता से हमको मसाज देकर बाहर की तरफ खिंचाई करनी है। कैसे देखो, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।